बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का अगला रासायनिक गुण है स्मिट अभिक्रिया। अच्छा, स्मिट अभिक्रिया को पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म R सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग इस रूप में होता है। अगर इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएं, हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला N3H और प्रेजेंस रखें H2SO4 की, तो बेटा H2SO4 की प्रेजेंस पर चेक करते हैं बचता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो बेटा यहां से N2 अलग, जब हम इसको H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। अभी चेक करेंगे और क्या अलग होता है। बेटा इस क्षेत्र से CO2 गैस, तो मैंने यहां से CO2 को अलग कर दिया। अभी चेक करेंगे मेरे पास बचता क्या क्या है। R बच रहा है, CO2 तो चला ही गया, एक N बच रहा है और 2 H, मतलब हमारे पास बचता है R, एक N और 2 H, RNH2। ऐसे कंपाउंड को एमीन यौगिक बोलते हैं। अच्छा, एमीन यौगिक का मतलब क्या है कि अगर कार्बन 1 हुआ तो मेथिल एमीन, कार्बन 2 हुआ एथिल एमीन। तो भैया अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन चालू करेंगे कि इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। अभी मैं इस पे एग्जाम्पल बेस्ड कैसे चेक करूंगा। अगर मैं सबसे पहले चेक करूं तो हम R की जगह पर ले लेते हैं CS3। अगर R की जगह पर CS3 लेंगे तो CS3COOH। हाँ, इस पे भी ध्यान रखने वाली चीज है बेटा, R की जगह पर CS3 लिया है, फॉर्मिक एसिड इस अभिक्रिया को नहीं कर पाएगा, तो फॉर्मिक एसिड से इसकी अभिक्रिया मत करवाना। R की जगह CS3 और COOH की जगह पे ले लेंगे और इस पे हाइड्रोजोइक एसिड की अभिक्रिया करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तीन एसिड एक साथ यूज किए गए, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तीनों एसिड एक साथ एक रिएक्शन में आ गए हैं। ऐसा बेटा शायद ही कभी हो पाता होगा कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट भी एसिड और कैटलिस्ट भी एसिड ही रहता है। तो मतलब ये एसिड से भरी हुई रिएक्शन है। तरीका फिर से सेम, सबसे पहले यहाँ से 2 N निकल के जाएगा, N2, फिर यहाँ का पार्ट CO2 अलग होगा। अभी मैं चेक करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, CS3, एक N, एक ये वाला H और ये वाला H। इसको लिखेंगे कैसे, सॉरी R तो की जगह तो मैंने CS3 यूज कर दिया था, NH2। अगर पूछता भी है बेटा कार्बन 1 है मेथिल एमीन, या ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो मेथनामीन, मेथेन के साथ एमीन लगा, मेथेन प्लस एमीन इज इक्वल टू मेथनामीन। अभी एक और एसिड इसमें से रखेंगे, बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला C6H5 और सिंगल बॉन्ड COOH। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला N3H, प्रेजेंस रहेगी H2SO4 की। हम इसको जैसे ही गर्म करेंगे फिर से N2 अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 अलग, बचा क्या C6H5, एक N और 2 H, C6H5NH2। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको फेनिल पढ़ सकते हैं, इसको एमीन, फेनिल एमीन। अभी ये तो बेटा हो गया स्मिट रिएक्शन। ध्यान रखना स्मिट रिएक्शन का कभी आ भी जाए तो स्मिट रिएक्शन में आप एक काम करोगे कि आप फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन को करके नहीं दिखाओगे, क्योंकि फॉर्मिक एसिड इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। स्मिट अभिक्रिया के बाद एक और अभिक्रिया आती है, अभिक्रिया को कहते हैं HVZ अभिक्रिया। अब HVZ का पूरा नाम क्या है उसको चेक करेंगे। HVZ का पूरा नाम है हैल, ये H को रिप्रेजेंट करता है वोलहार्ड, ये V को रिप्रेजेंट करता है जेलेंस्की, तो हेल वोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इसको कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसका नाम पढ़ देता हूं तो HVZ अभिक्रिया आती भी बहुत है। और इसको ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले तो इसको केवल वे कार्बोक्सिलिक एसिड ही इस अभिक्रिया को संपन्न करवा सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन एटम अगर उसके पास हाइड्रोजन है
तो फिर ये अभिक्रिया दिखा पाएगा, अन्यथा अभिक्रिया दिखाने वाला नहीं। कैसे, मैं इस बात को चेक करता हूं। अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ रखा है R सिंगल बॉन्ड COOH, लेकिन इसका थोड़ा सा अभिक्रिया करवाना है, थोड़ा सा इसको अलग टाइप से देखेंगे। क्या लिखेंगे, R के बाद R से एक कार्बन निकाल के अलग करेंगे, CH2 COOH। अब सभी R से CH2 को अलग क्यों किया, इसका रीजन है क्योंकि अभिक्रिया इस बार COOH वाले ग्रुप पर नहीं होनी है, अभिक्रिया होनी है जस्ट बगल वाला कार्बन। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसके बगल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और क्योंकि अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, हम इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन पर ही होनी है, क्योंकि अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन पर होनी है। अभिक्रिया को दिखाने के लिए यह बात भी जरूरी थी कि हमको एक CH2 अलग कर लेते। अभी सोचो अगर मैं RCOOH लिखता, ये देखो यहां लिखा है, तो बेटा हम अल्फा कार्बन को नहीं दिखा पा रहे थे, और ना अल्फा कार्बन दिख रहा, तो अल्फा हाइड्रोजन भी कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमने इस बार एसिड के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया है। अब अगर हम इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएं, ध्यान रखिएगा फास्फोरस की प्रेजेंस रहनी चाहिए। अगर फास्फोरस की प्रेजेंस रहती है, आसान तरीका है, जितना भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सारा का सारा अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलकर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। अभी सोचते हैं 2H अगर 2Cl से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा 2HCl। यहां 2H की जगह क्या हो गई है, खाली। क्यों, H तो चला गया Cl के साथ। तो हम एक काम कर लेते हैं, Cl कितने कर लेते हैं, 4 होगा क्या, 4Cl में से 2Cl तो H को लेके निकल गया, जो वहां 2Cl बचा होगा वो इन H की जगह पर आ जाएगा। और फॉर्मूला कैसा बनाकर तैयार करेगा, R सिंगल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड COOH। अब इस प्रकार से बना कंपाउंड मिलेगा आपको, क्योंकि वहां से तो दोनों H निकल गए। अब दोनों H निकल गए तो उनकी जगह पर 2 मैंने क्या कर रख दिए, क्लोरीन। और इस प्रकार से बना कंपाउंड जो दिखाएगा वो हमें मिलेगा HVZ अभिक्रिया के द्वारा। तो ध्यान रखना इस पे, अल्फा कार्बन होना बिल्कुल जरूरी है। अभी सोचते हैं एक चीज, जैसे कभी मेरे यहां आ गया क्या सर जी, COOH फॉर्मिक एसिड। सबसे पहली बात तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगर कोई कार्बन होता, हम उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। सबसे पहली बात, उससे जुड़ा हुआ कार्बन ही नहीं है यहां पे, और जब कार्बन ही नहीं है तो ना अल्फा कार्बन मुझे मिल पाया, ना मुझे मिला अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अल्फा थोड़ी है, अल्फा हाइड्रोजन तो जो वो था जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। तो क्योंकि फॉर्मिक एसिड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता, वो HVZ अभिक्रिया में भाग भी नहीं ले सकता है। तो इसकी एक ही अभिक्रिया ज्यादातर इंपॉर्टेंट हम लोगों से पूछी जाती है, मैं केवल वही लिखूंगा। किस पर अभिक्रिया पूछी जाती है, एसिटिक एसिड पर। हालांकि आप एसिड को चेंज भी कर सकते हो। तो मैं एक एसिड ले रहा हूं जिसका नाम है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH। हमें अभिक्रिया करवानी है Cl2 से। अभी एक चीज और, 3Cl2 क्यों रख लिया, क्योंकि बेटा कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, 3, और 3 अल्फा हाइड्रोजन को ले जाने के लिए 3 तो क्लोरीन पहले वो चाहिए, और 3 क्लोरीन चाहिए उसकी जगह को कवर करने के लिए। तो बेटा और फास्फोरस की प्रेजेंस रहनी है। जैसे अभिक्रिया होगी 3H 3Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, बना लेगा 3HCl। अभी मैं चेक करता हूं क्या क्या बचता है, C। अभी 3H की जगह खाली है तो वहां 3Cl लग जाएंगे। तो चाहे आप C के आसपास Cl लगा लो या फिर ऐसे लिख लो CCl3 COOH। नाम इसका क्या है, क्योंकि एसिटिक एसिड के फॉर्मूले पे 3 क्लोरीन को लगा दिया गया, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो बेटा अगर मैं ध्यान दूं, हालांकि अभिक्रिया और भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन बेटा इस पर केवल इसी अभिक्रिया की डिमांड ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने एसिटिक एसिड पर लिखा है। एक और लिखते हैं, देखो क्या अभिक्रिया है। एक थर्ड नंबर भी यहां आ जाएगी, रिएक्शन कहता है मैग्नस ऑक्साइड MnO की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया
बेटा इसमें से तो एक चीज तुमको अपनी भी ध्यान रखना है। अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं, समान कार्बोक्सिलिक एसिड या असमान कार्बोक्सिलिक एसिड, समान का मतलब है आप एसिटिक एसिड के 2 मोल ले सकते हो, असमान का मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक एसिटिक एसिड ले लिया, दूसरा कोई दूसरा एसिड ले लिया, फॉर्मिक ले लिया, एक बेंजोइक ले लिया, दूसरा फॉर्मिक ले लिया। इस प्रकार से आप 2 एसिड को यूज कर सकते हो। ध्यान रखने वाली क्या चीज है, अगर फॉर्मिक एसिड रहेगा, अभिक्रिया अगर फॉर्मिक एसिड करता है एल्डिहाइड बनकर तैयार होगा। अगर अभिक्रिया के दौरान फॉर्मिक एसिड नहीं रहता है, कीटोन बनकर तैयार होगा। यह डिफरेंस फिर से समझ लेना, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं। अगर कभी किसी अभिक्रिया के दौरान जब हम मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, अगर फॉर्मिक एसिड आ जाता है अभिक्रिया में, एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। और अगर बेटा फॉर्मिक एसिड नहीं आ पाता है तो फिर कीटोन का निर्माण करेगा। फिर ऐसी सिचुएशन में कीटोन बनता रहेगा। तो एक काम कर लेते हैं, चेक करते हैं इस रिएक्शन को। तो बेटा सबसे पहले मैं अभिक्रिया स्टार्ट करूंगा फॉर्मिक एसिड को ही लेकर। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, और इस बार मैंने दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के लिए रखे हैं और हम इसे मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, बेटा प्लस का निशान लगा सकते हो। गर्म करने का तरीका क्या है, बेटा ऐसा हीट करेंगे, देखो क्या निकल के अलग हुआ, H2CO3। पहली सबसे चीज H2CO3 बना। क्या हमको H2CO3 लिखना चाहिए? H2CO3 तो हमने कभी भी नहीं लिखा, मतलब लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, लेकिन H2CO3 की कोई डिमांड नहीं है हमारे यहाँ। H2CO3 अपने आप में अनस्टेबल कंपाउंड है और जो बनकर भी तैयार हुआ बेटा H2CO3 वो ब्रेक हो गया H2O में और CO2 में। अभी चेक करेंगे सर जी इसके बाद क्या बचता है। देखो HCHO कौन सा पदार्थ बना है? फॉर्मेल्डिहाइड। और हम लोगों ने बात भी की थी, अगर फॉर्मिक अम्ल आ गया तो फिर एल्डिहाइड बनेगा। अदर कुछ अभी ये भी हो सकता है सर जी फॉर्मिक अम्ल आ गया तो एल्डिहाइड बनेगा, इसमें दोनों फॉर्मिक अम्ल थे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है एक एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूल हो और दूसरा फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल हो। उस रिएक्शन को बेटा यहां चेक करेंगे। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल CH3COOH, फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल HCOOH। बेटा अभिक्रिया करवाएंगे, मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस रखेंगे MnO पे। अभिक्रिया के दौरान फिर से आप ऊपर वाली अभिक्रिया को देखकर पता कर सकते हो क्या बनने वाला है। अगर चेक करोगे बेटा पहला H2CO3, तो H2CO3 को मैंने लिखा H2O + CO2। अभी चेक करेंगे बचता क्या है, CH3CHO। तो बेटा इसको लिख सकते एसिटैल्डिहाइड। अच्छा हाँ ये भी सही है, हमने बताया भी था अगर एक भी मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का आ गया एल्डिहाइड बनाकर तैयार करेगा। तो मैं क्या समझता हूं, एसिड्स में कोई भी अगर एक भी मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का आ गया एल्डिहाइड बन के रहेगा। कीटोन कब बनेगा? जब दोनों एसिड में से कोई भी फॉर्मिक एसिड ना हो। दूसरा एसिड चाहे जो बेंजोइक एसिड भी काम करेगा, बाकी सब कुछ काम करेगा, लेकिन बशर्ते इतना ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ऐसी सिचुएशन पर आपको यह ध्यान रखना है फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं लेना है अगर आपको कीटोन बनाना है। तो बेटा क्योंकि हमारे पास जगह इधर बच रही है, हम इधर उसको लिख के दिखाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इसी विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। कैसे? कौन कौन सा कंपाउंड? अगर हम बेंजीन को ले लें या बेंजोइक एसिड को ले लें, बेटा बेंजोइक एसिड को कुछ ऐसा लिखते हैं, COOH, फिर से बेंजोइक एसिड COOH, और बेटा मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तरीका फिर से सेम है बेटा, हीट करने पर ये पार्ट टूटकर अलग हो जाएगा, बनेगा क्या? देखो H2CO3। अब तो उसको हम लिख लिख के जान भी गए हैं कि क्या बनाना है, बनाना है H2O + CO2। अभी एक काम और करते हैं, बचता क्या है, बेंजीन रिंग 2 हैं और उनके बीच में क्या है, CO। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, CO। इसको क्या लिख सकते हो, डाइफेनिल, और बीच में CO लगा है कीटोन, या एक इसका एक और नाम है
बेंजोफिनोन, ध्यान रखना इसका एक नाम बेंजोफिनोन भी है। अभी एक और रिएक्शन इसमें से लिखेंगे, काफी ज्यादा पूछता है। कैसी रिएक्शन है? उसमें से एक एसिड रहने वाला है एसिटिक, और बेटा एक रहने वाला है बेंजोइक एसिड C6H5COOH। बेटा इसको भी मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो होगा क्या? OH इस CO2 वाले पार्ट को लेकर अलग हो जाएगा, तो फिर से वो पार्ट तो बनना ही बनना है, H2O प्लस CO2। अभी इस बात को चेक करेंगे बेटा, हमारे पास बचता क्या है? CH3CO C6H5, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या क्या बचता है? एक तो C6H5, फिर बचता है CO, फिर बचता है CH3। इसका नाम है एसिटोफिनोन। इसको बहुत ध्यान रखना, इसका नाम एसिटोफिनोन इसका नाम है। और पूछता भी बहुत है कि एसिटोफिनोन को कैसे बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इसमें से ध्यान रखोगे रिएक्शन तकरीबन सब, लेकिन इस रिएक्शन को खास इंपॉर्टेंट करके याद रखोगे कि एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे, ये बात पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछेगा? बेंजोइक एसिड से एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे, फिर हमको ये रिएक्शन लिख के आनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको नोट करते हैं, अन्य रिएक्शंस को पढ़ते हैं। फिर बेटा आप देखो, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि एरिल ग्रुप पर होने वाली कुछ अभिक्रियाएं। देखो ध्यान देने वाली बात है, एरिल ग्रुप पर या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर ज्यादा अभिक्रियाएं हम लोगों के यहां नहीं है, लेकिन जो है उनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करनी है। देखो कौन कौन सी रिएक्शन है। अच्छा, एरोमेटिक एसिड की बात आ जाती है, हम सबसे पहले ले लेते हैं बेंजोइक एसिड को। इसी एसिड से हमारा काम चलने वाला है। और बेंजोइक एसिड पर अभिक्रियाओं को अगर पढ़ें तो हमारे यहां 3 प्रमुख अभिक्रियाएं आती हैं जो एरोमेटिक एसिड पर हो सकती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन? सबसे पहला आता है नाइट्रीकरण। अब बेटा नाइट्रीकरण अभिक्रिया देखो कैसे करवानी है। अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, आप उस पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाओगे, और प्रेजेंस किसकी रहेगी? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस इसलिए भी क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इन दोनों कंपाउंड से मिला करके जल को अलग कर देगा। अभी रिएक्शन कैसे करेंगे इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एरोमेटिक पर लगे हुए ग्रुप पर आप सबको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है, किस किस पोजीशन पर। इस चीज को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं क्या समझता हूं इससे, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है एरोमेटिक रिंग पर, वो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसको चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? आपने देखा इसमें डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट। वे डबल बॉन्ड लगातार क्या होते रहते हैं? रोटेट होते रहते हैं, जिसके कारण कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, अनुनादी संरचनाएं। जैसे मैंने पिछले क्लास पे वहां पर बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनादी संरचनाएं। तो जब अनुनादी संरचनाएं होती बदलती हैं तो बॉन्ड क्या होता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन के चेंज करने पर क्या होता है? कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। तो जिस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, हमने कहा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और जिस स्थान पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रही, हमने कहा यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? कम। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एरोमेटिक रिंग पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो रखता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम का मतलब अभिक्रिया करने की सामर्थ्यता भी कम। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है तो फिर उस क्षेत्र पर अभिक्रिया करने की क्षमता या क्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम रहेगी। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कंपाउंड उन क्षेत्रों से अभिक्रिया करने की क्षमता उसकी सबसे अधिक होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक पर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब है मेटा पोजीशन पर उपस्थित कार्बन अपने हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराने के लिए तैयार करेगा। अच्छा, मैं हाइड्रोजन सब जगह लिख सकता था, लेकिन मैंने केवल मेटा पोजीशन पर क्यों लिखा? मैं जानता हूं कि यहीं की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, अभिक्रिया यहीं होगी, तो हमें बस यहीं पर रिएक्शन लिख के दिखानी है। अच्छा, HNO3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेटा थोड़ा सा सही करेंगे इसको, HONO2। देखो HNO कितने हैं? 3। तो बेटा अभिक्रिया कैसे करेगा? इसका H इसका OH आपस में अभिक्रिया कर लेगा,
अगर HOH आपस में अभिक्रिया करेगा, सबसे पहला कंपोनेंट अलग करेगा H2O, और अभिक्रिया में पानी को या जल को अलग करने के लिए तो ये प्रयोग हमने यूज भी किया था। अभी चेक करेंगे, यहाँ H की जगह खाली है, यहाँ OH की जगह खाली है, तो NO2 को बचे हुए ग्रुप को यहाँ लगा देते हैं, तो भी चेक करेंगे कि हमारे पास बचेगा क्या। तो मेरे पास एक तो एरोमेटिक रिंग है जिस पर COOH लगा है, ये जगह खाली है, इस पर मैंने किसको लगा दिया, NO2 को। बेटा इसका नाम क्या है अगर मैं पढ़ूंगा, एक तो मेटा पोजीशन पर मेटा नाइट्रो, और बेटा फॉर्मूला किसका था, बेंजोइक एसिड का था, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज्यादा चीजें ना याद कर पाए तो बस इतनी चीजों को याद कर लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बस जैसे आपको पता हो फिनॉल कहां कहां पर बढ़ाएगा, तो फिनॉल की अभिक्रियाएं करनी आसान हो जाती हैं। आपको पता हो कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे टालुइन है, ये कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, बेंजल्डिहाइड कहां पर बढ़ाएगा, तो उससे रिएक्शन को करना बिल्कुल आसान हो जाता है। फिलहाल नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करेंगे। आप इसको समझ गए, H2SO4 के थ्रू मैंने जल को अलग कर दिया, जो भी कंपाउंड बचा उसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अभी बेटा नाइट्रीकरण के बाद एक और रिएक्शन आती है हमारे यहां, कहता है सल्फोनीकरण। अच्छा, सल्फोनीकरण में भी अभिक्रिया तकरीबन सिमिलर प्रोसेस पे, कि हमारे पास बेंजोइक एसिड रहेगा और उस बेंजोइक एसिड का मैं समझता हूं मेटा जो पोजीशन का कार्बन है वो एक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, उसका हाइड्रोजन लिखेंगे और अभिक्रिया कराएंगे सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक एसिड से। अभी बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। देखो लिखे कैसे इसको, इतना भाग अलग लिख लें और इतना भाग एक साथ लिख लें। कैसा भाग, OH एक जगह और HSOO3 एक जगह। तो कैसे लिखेंगे, OH एक जगह और HSO3 एक जगह। और बेटा इस बार तीर के निशान के ऊपर भी H2SO4। अब ये बात है कि सर जी क्या ये H2SO4 अलग है, ये अलग है ना। आप जैसे ही अभिक्रिया में आपने H2SO4 डाला, वही H2SO4 का कुछ भाग बन गया अभिकारक और उसी H2SO4 का कुछ भाग स्वयं में बन गया उत्प्रेरक। मतलब इस बार अभिकारक ही क्या का कार्य करता है, उत्प्रेरक का। बेटा रिएक्शन होगी तो ये H इस OH के साथ कंबाइन करेगा, HOH मिलाकर वाटर मॉलिक्यूल बनाकर तैयार करेगा। मेरे पास बचता क्या है, मैं उसको चेक करूंगा। एक तो COOH और मेटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन की जगह खाली पड़ी है उसकी जगह HSO3 या SO3H। अच्छा, इसको कैसे बोल सकते हैं, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। तो मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेटा को पूरा नहीं लिखना, M लिख देना है, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। अभी बेटा अगर मैं देखूं एरोमेटिक रिंग पर एक और रिएक्शन बाकी रह जाती है, हैलोजनीकरण। तो मैं यहां लिखूंगा कि हैलोजनीकरण, या बेटा ऐसा भी इसको कहते हैं क्लोरीकरण, ब्रोमीनीकरण, ऐसे नाम से भी जानते हैं इसको। फिलहाल मैं लिख रहा हूं हैलोजनीकरण। अच्छा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया में मुझे क्या करना होगा, एरोमेटिक एसिड मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव है, ये सभी को पता है। अब इस बार हमको अभिक्रिया करवानी होगी, या तो Cl2 से करवा सकते हैं या Br2 से या I2 से। किसी एक काम कर लेते हैं, Cl2 की करवा लेते हैं, किसी भी एक रिएक्शन को करवाना है। अगर बेटा Cl2 की रिएक्शन होगी, अभी आप ध्यान दो, H किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से। इसको ऐसे कर लेते हैं, Cl2 है तो 2 Cl लिख लेते हैं, एक H एक Cl को लेके अलग हो जाएगा, बना डालेगा HCl। मैं सोचता हूं बचता क्या क्या है, तो एक तो बेंजोइक एसिड, और बेटा यहां के H की जगह खाली है तो वहां क्या लगा देंगे, क्लोरीन। अभी नाम इसका क्या पढ़ेंगे, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नाम देखो लिखे हुए हैं, इसमें केवल एक चीज बढ़ा लेनी है कि मेटा के साथ क्लोरो कर देना है, बेंजोइक एसिड तो है ही। अभी एक और चीज को चेक करेंगे,
ये रिएक्शन तो हो गई। अभी चेक क्या करेंगे, इस बात को भी चेक करेंगे कि हमारे पास अगर एसिड मिल जाता है, हमको कोई भी एसिड हमको दे देता है आके, हम इस बात को कैसे चेक करें प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, कि हमारे पास दिया गया पदार्थ एसिड है। देखो अभी एक चीज मैं बताऊं, अभी हम इस बात को नहीं चेक कर रहे हैं कि दिया गया कंपाउंड फॉर्मिक एसिड है कि एस्टिक एसिड है कि बेंजोइक एसिड है। हम बस इस बात को चेक करने पे आए हैं कि ये एसिड है या नहीं है। समझ रहे हैं? कौन सा एसिड है इसका निर्धारण बाद में होगा, सबसे पहले एसिड को चेक करेंगे। तो एसिड को चेक करने की विधि कहलाती है परीक्षण। आपने सुना होगा, मैं क्या लोग कहते हैं मैंने प्रयोगशाला पे एक परीक्षण किया या एक टेस्ट किया जिससे हमने पता लगा लिया कि कंपाउंड कौन सा था, एसिड था कि एसिड नहीं था। वैसे परीक्षण आप भी जानते होंगे ज्यादातर। पहला अगर मैं परीक्षण की बात करूं, आप सभी इस बात को जानते हो, अगर कोई भी कंपाउंड एसिड है तो एसिड को सबसे पहले कहां घोला जाए, जल में, और उस जल में घोलने के बाद अगर हम उसमें नीले लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल। ध्यान रखने वाली बात है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके यहां, कहता है क्या शुद्ध अवस्था में, शुद्ध का मतलब उसमें जल की कोई भी अमाउंट नहीं है, क्या शुद्ध अवस्था में कोई भी एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर सकता है? नहीं कर सकता। पूछेगा क्यों नहीं कर सकता, आप बताओगे शुद्ध अवस्था में कोई भी एसिड अपने आयनों में टूटता नहीं है, उसको आयनों में टूटने के लिए उसे काहे में घोलना पड़ेगा। तो एसिड भी अपने नेचर को तब शो कर पाता है जब उसके साथ जल की कुछ मात्रा को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब तक एसिड पर जल के अमाउंट नहीं है वो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया करने वाला नहीं है। तो एसिड की पहली पहचान, एसिड जल में घुलकर नीले लिटमस पेपर को कैसा करता है, लाल करता है, इसके पहले नहीं। तो हम यहां लिखेंगे नंबर 1 पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैं तो एसिड लिख देता हूं, एसिड जल में घुलकर नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन भी निकल करके आ सकता है उस जगह पर कि आखिर जल में घुलकर क्यों करते हैं, बिना जल में घुले नहीं कर सकते। तो उसको बताना है आपको इस बात को, क्योंकि उस समय वो आयंस में ब्रेक नहीं हुआ होता है। जब तक आयन में ब्रेक नहीं है तब तक एसिड है ही नहीं। वो एसिड तो तब होगा जब वो आयन में ब्रेक होगा। अभी बेटा सेकेंड नंबर पर बात करेंगे कि सर जी अगर हम एसिड हमारे पास कोई है, हम कैसे पहचान करें कि दिया गया कंपाउंड हमें एसिड ही है। तो बेटा उसकी भी पहचान आसानी से हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर आपको एसिड दे दिया जाए, आप टेस्ट ट्यूब पर एसिड को ले लें और आप उस पर रिएक्टिव मेटल को डालें। अब रिएक्टिव मेटल में सर जी किसको, आपके पास प्रयोगशाला में सोडियम मेटल अवेलेबल रहता है, रिएक्टिव मेटल भी है, आपको ज्यादा मेटल ढूंढने नहीं है। आप उस रिएक्टिव मेटल को, सोडियम धातु को आप एसिड पर डाल दीजिए। अगर एसिड पर डालते ही अंदर से अगर कोई गैस निकलती है, आप देखकर समझ जाओगे कि अभिक्रिया हो गई है। लेकिन अभी प्रॉब्लम इस बात की है, हम कैसे पहचाने कि वो गैस हाइड्रोजन ही है, क्योंकि एसिड धातुओं से अभिक्रिया करके, इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं क्या, एसिड क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आप जैसे ही क्रियाशील धातु अर्थात सोडियम को डालोगे एसिड में, अंदर से एक गैस निकलेगी, वो गैस हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए। लेकिन इसको भी तो कंफर्म करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो क्या करोगे, माचिस की तीली को जलाओगे और आप उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लेके जाओगे। अगर पॉपअप साउंड के साथ आग जलती है, पॉपअप साउंड के साथ जैसे हाँ थोड़ी सी आवाज साउंड देगी, पट पट से आवाज देती रहेगी और जलता रहेगा, तो वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। और ये कंफर्म हो गया कि वो जो टेस्ट ट्यूब में हमने केमिकल लिया था वो क्या था, एसिड। तो एसिड क्रियाशील मेटल से विक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन, जो पॉपअप साउंड के साथ क्या करती है, जलती है। तो सेकंड टेस्ट मेरे लिए ये रहेगा। तो हम इसमें लिखेंगे एसिड्स क्रियाशील धातु के साथ
धातु के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यह गैस पॉपअप साउंड के साथ जलती है। एक तो दूसरी पहचान ये है कि कोई भी मेटल अगर क्रियाशील है वो एसिड से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, और वो हाइड्रोजन गैस को अगर हम जलाएं भी तो वो पॉपअप साउंड के साथ क्या करेगा, जलेगा। एक रिएक्शन जरूर लिखनी होगी हमें। तो बेटा रिएक्शन अगर लिखनी होगी तो हम कोई भी एसिड ले लेंगे। मैंने एक एसिड लिया RCOOH, क्योंकि मैं एसिटिक एसिड का तो नेचर केवल लिख नहीं रहा, मैं तो किसी भी एसिड पे ऐसा हो सकता है। और इसकी अभिक्रिया करवाई Na से। बेटा Na क्या करेगा, विद्युत राशि, ऐसा भी सोच सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Na का स्थान हाइड्रोजन से कहां है, ऊपर। Na आया, उसने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दिया, और हटाएगा तो बेटा अपना बैठ जाएगा, बना डालेगा RCOONA। और बेटा जब हाइड्रोजन हटेगा तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, और वही हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी पॉपअप साउंड के साथ जलेगी। एक थर्ड नंबर भी हमारे पास किसी एसिड का अगर हम परीक्षण करना चाहते हैं, हमारे पास आर्टिकल देखो, एसिड का परीक्षण एक तीसरे प्रकार से कैसे करना है, आप इसको ध्यान दें। पहले अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब पे एसिड है, हमको दो और केमिकल मिलाने हैं। पहला केमिकल क्या करना है, हमको एल्कोहल मिला देना है। फिर ध्यान रखना, अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में एसिड है, पूछता है चेक करो क्या ये एसिड है, तो हम टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले एसिड को रखेंगे, थोड़ा सा एल्कोहल लेंगे, हो सके एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, उसको डालेंगे, और उसको डालने के बाद H2SO4 की 2-4 बूंदें मिला देंगे। फिर ध्यान रखना, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनॉल प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और मिलाकर बेटा इसको जैसे ही हीट करोगे इसको फलों के जैसी गंध मिलेगी, और फलों की जैसी गंध मिलेगी, आप कहोगे कि ईस्टर बनके तैयार हुआ है। और जैसे ही फलों की जैसी गंध आ जाती है, आप तुरंत बता दोगे कि हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल था वो एक एसिड ही था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये एक्सपेरिमेंट केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, मिनरल एसिड ये वाला परीक्षण नहीं दे पाते। मिनरल एसिड का मतलब H2SO4, HNO3, HCl, ये वाले एसिड ये परीक्षण नहीं देते हैं। केवल कौन सा एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट में एक परीक्षण और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस C2H5OH, few drop of H2SO4, तो कुछ ही H2SO4 की अमाउंट बहुत कम यूज करनी है, तो हम इस पे यहां लिखेंगे फलों के जैसी गंध प्राप्त होती है। ये एसिटिक एसिड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म करेगी। बेटा लास्ट में 1 मिनट का समय निकाल के और पढ़ लेते हैं क्या कि उपयोग क्या है इसका। पहला उपयोग पढ़ेंगे कि एसिड्स के क्या उपयोग है। पहला नंबर लिखा है कपड़ा उद्योग में रंगाई में, कपड़ों की रंगाई के लिए भी एसिड का यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर जिसको डाई कहते हैं, कलर बनाते समय हम लोग इसको यूज करते हैं जब कोई कपड़े की रंगाई होती है। अभी एक और एसिड का निर्माण कहां पे है, औषधियों के निर्माण में। लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली बात है, औषधियों के निर्माण में प्रबल अम्लों को नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखिएगा आप। हमेशा एसिड के रूप में कैसे अम्ल यूज में आएंगे, दुर्बल अम्ल, क्योंकि प्रबल अम्ल तो हम खा या पी ही नहीं सकते, औषधि की तो बात ही खत्म कर दो उसका। अभी नेक्स्ट नंबर कहता है सिरके के रूप में, तो अपने यहाँ जो सिरका है ये भी तो एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है एसीटिक एसिड। अभी चलेंगे नेक्स्ट नंबर कहता है कार्बनिक विलायक के रूप में। कार्बनिक विलायक का मतलब है ज्यादातर कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एसिड में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिक एसिड में घुल जाते हैं, हमने कहा एसिड एक प्रकार के कैसे हैं, विलायक हैं।
विलायक का मतलब समझते हो ना, अगर कोई भी कंपाउंड ए कंपाउंड बी में घुल जाए तो बी वाले को क्या कहेंगे, विलायक, और ए वाले को क्या कहेंगे, विलेय। तो जो एसिड होते हैं अच्छे विलायक होते हैं। लास्ट नंबर कहता है अन्य कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में एक एसिड ना जाने कितने कार्बनिक पदार्थ बना सकता है। इस चीज को आप पढ़ चुके हो केमिकल प्रॉपर्टी में। आपने केमिकल देखो, एक एसिड ना जाने कौन सा कंपाउंड बना सकता है, ये तो भी कुछ अभिक्रिया है, पीछे पलट के देखोगे एसिड ना जाने कितने कार्बनिक कंपाउंड बना चुका है। तो ये उपयोग है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास पे जब हम लोग मिलेंगे इस बात को पढ़ेंगे कि फॉर्मिक एसिड उसको बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग क्या है। तो ये एसिड के जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब केवल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड को पढ़ना है हम लोगों को, तो फॉर्मिक एसिड को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे, इसको नोट कर लें आप।